गुड इवनिंग एवरीवन। बच्चों, पिछले एपिसोड में मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स करा रहा था। आज फिर मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ और टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूमेरिकल्स का लेवल होगा लेवल 3। ये थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स होंगे। इसमें से कुछ IIT JEE एडवांस में पूछे गए हैं, कुछ KVPY में पूछे हैं, कुछ ओलंपियाड्स में पूछे गए हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सीरियस होकर, कंसंट्रेट होकर और फोकस्ड होकर सारी चीज़ें वॉच करने की कोशिश करिएगा और आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली समझ में आएगा क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। A galvanometer has a resistance of 100 ohm and a full scale range of 50 microampere. It can be used as a voltmeter or a high range ammeter provided a resistance is added to it. Pick the correct range and resistance combination. बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन है 50 वोल्ट रेंज विथ 10 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों, जब मैंने आपको कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर पढ़ाया था तो वहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया गया था विद डेरिवेशन कि अगर आप वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोबेबल है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है। बी ऑप्शन में लिखता है 10 वोल्ट रेंज विद 200 किलो ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज। बच्चों, इसको भी वोल्टमीटर बनाना चाहते हो और हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा रहे हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है। सी ऑप्शन है 5 मिली एम्पियर रेंज विथ 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। फिर मैंने आपको बताया था कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। अमीटर बनाने के लिए लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं, उसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सी ऑप्शन भी प्रोबेबल है। डी में लिखता है कि 10 मिली एम्पियर रेंज विथ 1 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बच्चों, यहाँ भी अमीटर आप बना रहे हो और लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा रहे हो, ये भी प्रोबेबल है। प्रोबेबल तो 4 दिख रहे हैं मगर इसमें से कोई कोई सही होगा, कोई गलत होगा, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, as per the given condition, galvanometer coil resistance Rg is given as 100 ohm and full scale deflection current of the galvanometer is given as 50 microampere. We know the formula for the conversion into ammeter. Is into Rg equals I minus Is into Rs. Then Rs equals Is over I माइनस Is इंटू Rg। बच्चों, इस फार्मूले में जो आई था वो अपर लिमिट ऑफ रेंज ऑफ मीटर था। अपर लिमिट ऑफ रेंज ऑफ मीटर था। Is था फुल स्केल डिफ्लेक्शन करेंट और Rg था गैल्वेनोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस और Rs था शंट रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में लगाते हो। इस फार्मूले को मैं यूज करने जा रहा हूँ। चेक फॉर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में अपर लिमिट ऑफ रेंज गिवन है 5 मिली एम्पियर, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 1 ओम। अगर ये दो वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करे जाए तो देखो क्या मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज एक्सप्रेशन, सो यू हैव टू पुट Rs इक्वल्स 1, Is को एम्पियर में कन्वर्ट कर डालो, 15 to 10 पावर माइनस 6 एम्पियर,
फिर आई की वैल्यू भी एम्पियर में कन्वर्ट करो, इट शुड बी 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। फिर आई एस की वैल्यू पुट कर डालो, फिर आर जी की वैल्यू पुट कर डालो। प्यारे बच्चों, इसको एस आई यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू एस आई यूनिट में आप पुट कर पाओगे। एस आई यूनिट में कन्वर्जन किया, हम कह सकते हैं कि इस क्वांटिटी के कंपैरिजन में जो सेकंड क्वांटिटी है वो नेग्लिजिबल है, इसके कंपेरिजन में रिलेटिवली इसको इग्नोर किया जा सकता है। रिलेटिव इग्नोरेंस का मतलब इसको जीरो लिया जाता है। इसको रिपीट किया गया, न्यूमरेटर को रिपीट किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट पेज पर सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 5 इंटू 10⁻³। ये कैंसिल आउट होकर 1 मिला, 1 इक्वल्स 1। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि जो मेरे क्वेश्चन में गिवन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, उनको पुट करने पर ये कंडीशन, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब इसके सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वैलिड हैं। जब सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वैलिड हैं तो हम लोग कहेंगे कि करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी हो गया करेक्ट ऑप्शन, इज इट। अब मैंने डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है। सी द बिलो डायग्राम फॉर द रेफरेंस। प्यारे बच्चों, ये आपके रेंज का अपर लिमिट है, तो रेंज का अपर लिमिट आप यहाँ पे प्रिंट करा देना। ये सिंबॉलिक डायग्राम है, अपर लिमिट यहाँ पे प्रिंट करा देना। अब पॉइंटर जब अपर लिमिट के बराबर रीडिंग देगा, इसका डिफ्लेक्शन फुल स्केल होगा। कॉइल से बहने वाली करंट को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहोगे, और ये कॉइल का रेजिस्टेंस है आर जी। फिर इसमें से होकर करंट बहती है इक्वल टू आई एस। पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हो जिसको शंट रेजिस्टेंस आर एस बोलते हैं, और अपर लिमिट ऑफ रेंज के बराबर करंट एंट्री करेगी और इधर से जाएगी ओनली आई एस। दोनों का डिफरेंस यहाँ से बाईपास हो जाएगी, फिर ये दोनों कंबाइन होकर निकलेंगे आई। ये डायग्राम मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मीटर बनाने के लिए डायग्राम यूज होता है। नेक्स्ट देखो, we know the formula for the conversion into voltmeter as this is upper limit of range, is is full scale deflection current, rg is galvanometer coil resistance, and rv is very high resistance to be connected in series with the galvanometer coil। इसके साथ सीरीज में इसको लगाते हो हाई रेजिस्टेंस। तो बच्चों में फार्मूला में डिराइव करके आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि V इक्वल्स आई एस इंटू आर जी प्लस आर बी आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड को आई एस से डिवाइड करो, फिर आर जी को ट्रांसफ़र करो, तो सीरीज में लगने वाला हाई रेजिस्टेंस आर बी का फार्मूला मिलेगा। एंड से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ चेक फॉर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बच्चों अपर लिमिट ऑफ वोल्टमीटर रेंज 50 वोल्ट दिया है, आर वी 10 किलो ओम दिया है। अब ये दो वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट करो, ये है आपका इक्वेशन 2। नाउ पुट द आर वी इन ऐसा यूनिट 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट, सॉरी ओम, 10 इंटू 10⁻³ ओम, एंड V is 50 वोल्ट, IS is 50 माइक्रो एम्पियर। इसको एम्पियर में कन्वर्ट कर डालो, फिर -100 ओम। फिर बच्चों इसको डिवाइड करोगे, क्या आएगा 10⁻6 -100। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10⁻4। इज इट। अब तुम क्या करोगे, एज कंपेयर टू 10⁻6 100 नेग्लिजिबल माना जाएगा, इसको रिलेटिव इग्नोरेंस करोगे, इसके कंपेरिजन में 100 को 0 मान लोगे, इक्वेशन आता है 10⁻4 इक्वल्स 10⁻6। प्यारे बच्चों, सारी वैल्यूज पुट करने पर आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज वैलिड ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि इनको पुट करने के बाद ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ। सेटिस्फाई नहीं हुआ, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, ऑप्शन इज रॉन्ग। देन चेक फॉर ऑप्शन बी। प्यारे बच्चों, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होते हैं,
उनकी वैल्यूज पुट करके चेक किया जाता है वैलिडिटी। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन इसलिए मेरे को हर एक ऑप्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ रही है। Upper limit of voltmeter range is given as 10 volt. High resistance to be connected in series is 200 kilo ohm. From equation 2, इस इक्वेशन 2 में उनकी वैल्यूज पुट करो। RV को ओम में कन्वर्ट किया, V की वैल्यू यहाँ वोल्ट में रखा, IS की वैल्यू एम्पियर में कन्वर्ट किया, RG को ओम में रखा। इसको बच्चों सॉल्व किया तो मिलता है 2 इंटू 10 पावर 5। इज इट 2 इंटू 10 पावर 5 माइनस 100 मिला। लेफ्ट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट करो तो भी आएगा 2 इंटू 10 पावर 5। तो लेफ्ट साइड 2 इंटू 10 पावर 5, राइट हैंड साइड 2 इंटू 10 पावर 5 माइनस 100। प्यारे बच्चों ये एक लार्ज क्वांटिटी है, इसके कंपेरिजन में 100 को इग्नोर किया जा सकता है, जीरो माना जा सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने 100 को इग्नोर कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है 2 इंटू 10 पावर 5 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 इंटू 10 पावर 5। आई मीन लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑलमोस्ट इक्वल हो गया। और इक्वल होने का मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन है ये मेरे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये वैलिड ऑप्शन माना जाएगा। हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। इज इट? नाउ सी द नेक्स्ट डायग्राम फॉर द रेफरेंस। वोल्टमीटर बनाने का जो थ्योरी पढ़ाया तो उसका डायग्राम फिर से दिखाता हूँ। प्यारे बच्चों ये ग्रेजुएटेड सर्कुलर स्केल होता है और ये जो लास्ट डिवीज़न होता है ये अपर लिमिट ऑफ रेंज होता है। तो आपके क्वेश्चन में जो भी अपर लिमिट ऑफ रेंज है उसको यहाँ प्रिंट करा दो और ये सबको इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर दो। ये काम आपको कराना होगा। ये सिंबॉलिक डायग्राम है। अपर लिमिट ऑफ रेंज आपके क्वेश्चन में 10 वोल्ट दिया है तो आप यहाँ 10 प्रिंट कराना, राइट। तो अपर लिमिट का डिफ्लेक्शन तब मिलता है पॉइंटर से जब उसका डिफ्लेक्शन रेडियन में फुल स्केल डिफ्लेक्शन होता है और गैल्वेनोमीटर कॉइल में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो करती है। इन वोल्टमीटर बनाने के लिए बच्चों कॉइल के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं जिसको आरवी बोलती हो, तो उसको मैंने दिखा दिया। और इसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए करंट सिर्फ IS के इक्वल होना चाहिए। मेन सर्किट से I के बराबर करंट आ रही होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस ये जो आपके सर्किट में रेजिस्टेंस दिया है उससे पास हो जाएगी। हाउएवर यहाँ पे कंडीशन ये माना जाएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होना चाहिए जितना इसका रीडिंग है। इसका रीडिंग वोल्टमीटर की अपर लिमिट के बराबर है तो माना जाएगा प्लस और माइनस के बीच में जो वोल्टेज अवेलेबल होगा वो अपर लिमिट के बराबर होगा। तो V को अपर लिमिट ऑफ रेंज मानोगे और जब इसमें तुम ओम्स लॉ अप्लाई करोगे अपर लिमिट ऑफ रेंज V इक्वल्स ये आता है बच्चों IS इंटू RV प्लस RG। IS इंटू RV प्लस RG क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए मान लिए जाते हैं। इज इट? ये डायग्राम हो गया और क्वेश्चन तो मैंने ऊपर सॉल्व कर ही दिया है और ये कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन मैं कर ही चुका हूँ। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। तो दो ऑप्शन इसमें सही हुए। नाउ वन मोर क्वेश्चन। The value of the resistance capital R in figure is adjusted such that power dissipated in the 2 ohm resistor is maximum. Under this condition, R equals 0 ohm, R equals 8 ohm. Power dissipated in the 2 ohm resistor is 72 watt. Power dissipated in the 2 ohm resistor is 8 watt. Is it? प्यारे बच्चों आपके डायग्राम में क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन है। 8 ओम और ये वेरिएबल रजिस्टर दोनों पैरेलल में जुड़े हैं और इसके साथ ये सीरीज में लगा है और सीरीज में एक 12 वोल्ट की बैटरी भी लगी है। और आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 ओम रजिस्टर के क्रॉस पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगा, तो चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए बच्चों मैं कैसे समझा रहा हूँ।
power dissipated in the 2 ohm resistor will be maximum if the current through it becomes maximum. For the current to be maximum through 2 ohm, R equals 0 शॉर्ट सर्किट। प्यारे बच्चों, सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है, इन दोनों रेजिस्टेंस का कुछ न कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इमेजिन करो कि इनका सर्टेन फाइनाइट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, तो उसके साथ ये सीरीज में लगा है। तो हम लोग लॉजिकली समझ सकते हैं कि 2 ओम में पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम तब होगा जब इस पर आप फार्मूला लगाओगे, तो आर तो कांस्टेंट है, तो पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होने के लिए इससे गुजरने वाली करंट आई को मैक्सिमम होना पड़ेगा। और आई मैक्सिमम कब होगी? अब आई मैक्सिमम कब होगी ये तुम्हें सिखा रहा हूँ। अगर इस बैटरी का 12 वोल्ट, बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट पूरा का पूरा 2 ओम के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाए, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आएगा। अगर इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए बच्चों, आगे समझना, तो इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एग्जैक्टली 12 वोल्ट होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। जब रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा, तो इससे फ्लो करने वाली करंट भी मैक्सिमम होगी और इसमें पावर डिसिपेटेड मैक्सिमम होगा। इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कराने का तरीका क्या होगा कि जो कैपिटल आर है इसको शॉर्ट सर्किट बना दिया जाए। प्यारे बच्चों, इसको वेरिएबल रजिस्टर बोला है। जब वेरिएबल बोला है तो इसको मैं जीरो पे मेंटेन कर सकता हूँ, और जैसे इसको जीरो पे मेंटेन करूँगा, ये लोअर लाइन शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। और ये करंट की थ्योरी है कि करंट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के दो रास्ते हैं, और एक में रेजिस्टेंस है, एक में जीरो रेजिस्टेंस है। तो करंट पूरा का पूरा प्रीफर करेगी जीरो रेजिस्टेंस के पाथ को फॉलो करने के लिए। तो 100% करंट आई शॉर्ट सर्किट के रास्ते से गुजर जाएगी और फिर यहाँ राइटवर्ड जाके ऐसे फ्लो कर जाएगी। प्यारे बच्चों, जब पूरी की पूरी करंट आई शॉर्ट सर्किट से गुजरेगी, तो इन दो पॉइंट के बीच में, आई मीन बी और सी के बीच में, आई आर फार्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। अब जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, तो पूरा का पूरा 12 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा और ये करंट इसमें मैक्सिमम हो जाएगी। तो मैं आगे कैसे करता हूँ, इसको शॉर्ट करा दिया, करंट आई को ऐसे पास करा दिया। बच्चों, अब करंट आई को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ सेकंड लॉ लगेगा। यूजिंग द किरचॉफ सेकंड लॉ इन द लूप ए बी सी डी ई एफ ए, द करंट आई थ्रू 2 ohm becomes 12 by 2, that is 6 एम्पियर। बच्चों, मैं इक्वेशन यहाँ बना के दिखाया हूँ। वी ए, आई मीन पॉइंट ए से मूव करो क्लॉकवाइज, वी ए माइनस आई इंटू जीरो, शॉर्ट सर्किट का रास्ता पकड़ लो, माइनस आई इंटू टू प्लस 12 इक्वल्स वी ए। ये कैसे टर्म बन रहे हैं बच्चों, डायग्राम से दिखाता हूँ। देखो, आप पॉइंट ए से मूव करो, पोटेंशियल यहाँ का लिखोगे वी ए, नथिंग नथिंग। जब इस रास्ते से गुजरते हो तो आर की वैल्यू जीरो मेंटेन कर चुके हो, तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आएगा आई इंटू आर, दैट इज आई इंटू जीरो, देन नथिंग नथिंग, टर्न टू राइटवर्ड, कम डाउनवर्ड। करंट के डायरेक्शन में यहाँ पे ड्रॉप होगा माइनस आई इंटू टू, माइनस आई इंटू टू लिख दिया। आगे बढ़ो, नथिंग नथिंग। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। जब सेल को क्रॉस करते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो बच्चों यहाँ लिखोगे प्लस 12 इक्वल्स वी ए। यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। वी ए माइनस आई इंटू जीरो माइनस आई इंटू टू प्लस 12 इक्वल्स वी ए। फिर वी ए को वी ए से कैंसिल आउट करा दो, तो आई इंटू टू को ट्रांसफर कर लो, उधर जाके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 12।
2 से डिवाइड करो, देन I बिकम 6 एम्पियर। बच्चों करंट I को सॉल्व करने के बाद Joule's law apply correlates the power dissipated in the 2 ohm resistor P equals I square R and I is 6. It should be 6 square into 2, that is 72 watt. So correct option is A and C. प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में दो करेक्ट ऑप्शन होंगे, ए एंड सी। देखो कैसे। ऑप्शन ए में वेरिएबल आर को 0 दिखाया, मैंने यहाँ पे 0 किया भी है, ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन सी में पावर डिसिपेटेड इन द 2 ohm resistor इज 72 वाट, ये मैंने डिराइव करके दिखाया, तो सी इज ऑल्सो राइट ऑप्शन। इसमें दो ऑप्शन सही हुए, ए एंड सी। इज इट? Now your next question. This question dependent on rating of electric bulb. 3 identical bulbs A, B and C are connected as shown in the figure. What changes occur in brightness of the bulbs when the switch is closed? प्यारे बच्चों शुरू में यह स्विच खुला है, क्वेश्चन में कहा गया ये स्विच खुला है तो ऑब्वियसली बल्ब बी से होकर कोई करंट पास नहीं करेगी, सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से आउटवर्ड लेफ्ट साइड बाहर आएगी, डाउनवर्ड देन इट विल फ्लो थ्रू ए। ऊपर से सर्किट कंप्लीट नहीं है बच्चों, तो करंट अपर लाइन से मूव नहीं करेगी, पूरी की पूरी करंट लोअर लाइन से मूव कर जाएगी और इस जंक्शन से फिर राइटवर्ड टर्न हो जाएगी। आई मीन शुरू में आपके डायग्राम में ये जो जंक्शन टू जंक्शन अपर लाइन है ये यूजलेस है, इसमें कोई करंट नहीं होगी, करंट टर्न होकर ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। एक बार में बल्ब ए और सी ग्लो करेगा, इज इट? एक बार में बल्ब ए और सी ग्लो करेगा, लेकिन जैसे आप स्विच को शॉर्ट कराते हो जो बल्ब बी है वो भी सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा, उससे भी करंट फ्लो करेगी, सी से भी करंट फ्लो करेगी। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। When the switch is closed, brightness of A increases but that of C decreases. Brightness of A remains same but that of C decreases. Brightness of both A and C decreases. Brightness of A increases but that of C remains the same. अब 4 ऑप्शन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स यानी कि तीनों का रेटिंग एक जैसा होगा, इनका वोल्टेज रेटिंग सेम होगा, इनका पावर रेटिंग सेम होगा, इन तीनों के लिए करंट की सिर्फ वैल्यू भी सेम होगी, इज इट? और इनके फिलामेंट का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। याद रखना इन तीनों का रेजिस्टेंस भी सेम होगा। अब मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ब्राइटनेस इंक्रीज कब होगा? जब बल्ब से करंट बढ़ेगी। और ब्राइटनेस डिक्रीज कब होगा? जब बल्ब से करंट घटेगी। तो मैं करंट को कंपेयर करूंगा, आप देखिएगा। Since all the 3 bulbs A, B and C are identical, hence they will have the same resistance R, C. When the switch is open, the current will flow through the bulbs A and C as shown in the next figure A. नेक्स्ट फिगर ए में मैं दिखाया हूँ कि करंट केवल ए और सी से फ्लो करेगी। नाउ यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन फिगर ए, I1 इक्वल्स CMF अपॉन 2R। पहले मैं आपको फिगर ए दिखाऊँ। प्यारे बच्चों जब आपका स्विच खुला होगा तो अपर लाइन से करंट नहीं जाएगी, तो उसको फिगर ए में मैंने एलिमिनेट कर दिया है, पूरी की पूरी करंट I1 माना हूँ और वो दोनों बल्ब से गुजरती हुई सर्कुलेट हो जाएगी। ये सिंगल लूप का सर्किट है, तो जब इसमें किरचॉफ सेकेंड लॉ आप अप्लाई करोगे तो I1 की वैल्यू कैसे आती है? सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है, EMF ऑफ द गिवन बैटरी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। बच्चों आर एंड आर सीरीज में मानोगे, इनका इक्वलेंट 2R होगा, EMF को 2R से डिवाइड करोगे तो I1 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी।
तो फिगर ए से मैंने I1 की वैल्यू सॉल्व करी है। IA इक्वल्स I1 इक्वल्स C/2R। Current through the bulb A, current through the bulb A, say that is IA equals I1 equals C/2R. Current through the bulb C, say IC, that is I1 equals C/2R. बच्चों दोनों से I1 फ्लो करेगी अगर स्विच ओपन होगा तब। तो दोनों बल्ब से इनिशियल करंट मैंने निकाल ली, फॉर्मूला आया E/2R। When the switch is closed, the current will flow through the bulb C and C as shown in the next figure B। मैं आपको नेक्स्ट फिगर बी से समझा रहा हूँ और I2 निकालना सिखा रहा हूँ। बच्चों जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो बल्ब बी आपके सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। हाउएवर बल्ब बी और बल्ब सी पैरेलल में माने जाएंगे, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। अगर मान लेता हूँ कि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस वक्त I2 करंट बाहर आ रही है, तो I2 को यहाँ पे पहुँचना होगा। पहुँचने के लिए उसको एक जैसे दो रास्ते मिलेंगे। जब दोनों रास्तों में रेजिस्टेंस इक्वल होगा तो सिमेट्री की वजह से करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो I2/2 दोनों से फ्लो करेगी, फिर यहाँ कंबाइन होकर I2 बन जाएगी और ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। अब बच्चों I2 निकालने के लिए आप क्या करो, ये दोनों पैरेलल में तो इन दोनों का इक्विवेलेंट R निकालो। R और R का इक्विवेलेंट R/2 आएगा, फिर R/2 कैपिटल R के साथ सीरीज में होगा। इस नेटवर्क का टोटल रेजिस्टेंस R + R/2 होगा। सिंगल बैटरी का क्वेश्चन है, इसके एमएफ को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो बैटरी से निकलने वाले मेन करंट सॉल्व हो जाएगी। I2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? यूजिंग द किरचॉफ सेकेंड लॉ इन द फिगर बी, I2 आएगा EMF अपॉन R + R/2, दैट इज 3R/2। 3R/2 का रेसिप्रोकल लेते हो देन I2 कम्स आउट 2E/3R। आपने I2 को सॉल्व कर लिया। Now current through the bulb A after switch is closed, suppose that is denoted by IA prime, IA dash, it should be equal to I2 that is 2E/3R, and current through the bulb C after the switch is closed, suppose denoted by IC prime, and this time IC prime is how much? I2/2, and I2/2 is simply E/3R। बच्चे दोनों फिगर में मैं करंट को कंपेयर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक व्हेन स्विच वाज ओपन, यहाँ पे व्हेन स्विच इज क्लोज। तो मैं दोनों फिगर में करंट को कंपेयर करने जा रहा हूँ। बच्चों कंपेयर करने से आपने क्या देखा, सिंस IA प्राइम इज ग्रेटर देन IA एंड IC प्राइम इज लेस देन IC, यानी कि स्विच क्लोज करने के बाद बल्ब ए से पास होने वाली करंट इंक्रीज हो जाती है, बल्ब ए का ब्राइटनेस इंक्रीज होगा, और स्विच क्लोज करने के बाद बल्ब सी से पास होने वाली करंट IC प्राइम डिक्रीज हो जाती है, लेस देन IC हो जाती है, बल्ब सी का ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। इस कंपैरिजन के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ द ब्राइटनेस ऑफ ए इंक्रीजेस बट दैट ऑफ सी डिक्रीजेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। बच्चों यही ऑप्शन ए करेक्ट है, आप मैच करा लो। Brightness of A increases but that of C decreases. So option A is correct option. So बच्चों आज टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इस एपिसोड को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। और ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ जिसका टाइटल है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का एडवांस वर्जन है। उससे मैं आपको लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ। लेवल 3 का मतलब इधर KVPY में पूछा गया है या JEE एडवांस में पूछा है या ओलंपियाड्स में पूछा है।
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के मैंने 2 वर्जन पब्लिश किए हैं। फर्स्ट वर्जन था एलिमेंट्री, सेकंड वर्जन था एडवांस। दोनों वर्जन मैंने पब्लिश कर दिए हैं। ई बुक के फॉर्मेट पे वो अमेज़ॉन पे, किंडल पे अवेलेबल है, और प्रिंट बुक के फॉर्मेट में notionpress.com पे अवेलेबल है। और मैं अपने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको लिंक के बारे में बताता हूँ, अपनी वेबसाइट लिंक के बारे में, जहाँ से मेरे बुक्स को आप ऑर्डर कर सकते हो या सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसा आपका बजट हो वैसा काम आप कर सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी बुक की ये कॉपी आप अपने टेबल पे रखो, वो बिल्कुल क्लास नोट्स का वर्क करेगी। और वीडियो से एक्सप्लेनेशन देखो और बुक से रिवीजन करो। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स बनाने का जो टाइम लगता है वो आपका बचेगा। उस टाइम में आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। इसलिए बच्चों, नोट्स बनाने से बचना है, मेरी एक बुक अपने टेबल पे रखो या मोबाइल में रखो, ई बुक और प्रिंट बुक। डिक्टो लाइन बाय लाइन ऐसे ही मेरी बुक में लिखा गया है। डायग्राम डिक्टो ऐसे ही बना हुआ है। तो बच्चों, मेरे पास अभी कराने को बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। अभी मैं नेक्स्ट एपिसोड में भी आपको न्यूमेरिकल्स ही कराऊंगा। लेवल 3 के कराने के न्यूमेरिकल्स मेरे पास अभी बहुत है। जब मैं लेवल 3 के न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक से करा दूंगा, उसके बाद मैंने प्रॉमिस किया था कि एडवांस सीरीज़ में मैं ग्राफिकल एनालिसिस एक्सप्लेन करूंगा। तो जितने भी फार्मूले के ग्राफ मैंने बनाए थे, वो सारे ग्राफ को मैथमेटिकली मैं इस बार एनालिसिस करके दिखाऊंगा कि कोई भी ग्राफ इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे होता है, कॉनकेव अपसाइड कैसे होता है, कॉन्वेक्स अपसाइड कैसे होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ होता है। तो एनालिसिस मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिकल मैथमेटिक्स में, और उसको मैं अप्लाई करके सभी ग्राफ बनाकर फिर से दिखाऊंगा। तो उसके पहले अभी कुछ न्यूमेरिकल्स और कराने होंगे। सो प्यारे बच्चों, इतनी देर तक पेशेंस के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू गुड नाइट। सी यू अगेन।